तो नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कल जैसे मतलब पिछली वीडियो थी गुप्तोत्तर काल देखे थे। तो हमने कल कहा था कि गुप्तोत्तर के बाद पहले हम लोग का मरणोत्तर मतलब चैप्टर छूट गया पूरा। तो आज के वीडियो में मरणोत्तर पूरा कंप्लीट करेंगे हम। जितना सेक्शन कोई छूटेगा नहीं। एंशियंट जैसे एंशियंट एरा से एंशियंट हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपका ना बाहर जाएगा, ना ही कोई सिलेबस से हम छोड़ेंगे। जितना भी होगा कमेंट, अगर आपको लगेगा कि इस टॉपिक से हमने छोड़ रखा है तो आप कमेंट करिएगा, वो वीडियो पूरी की पूरी प्रोवाइड होगी। वैसे तो मैं पूरा नोट्स के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से सब कुछ कंप्लीट करता चलूँगा। तो ये शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा शेयर करें, कम से कम सब्सक्राइब तो करें, एक लाइक बनता है। अगर मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इतना तो कर ही दीजिए मेरे लिए, ठीक है। देखिएगा, मरणोत्तर काल 185 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक ये मरणोत्तर में आता है। पूरा जितना आप देखेंगे कि 185 ईसा पूर्व जैसे मौर्य काल का पतन होता है, तो उसके बाद मौर्योत्तर मतलब मौर्य के बाद का, मौर्यों के बाल का मौर्योत्तर होता है। अब 300 मतलब क्या, गुप्त काल, जिससे मतलब कि उसके बाद मौर्य के बाद छोटे छोटे राज्यों में पूरा जैसा साम्राज्य था बढ़ गया था। तो संगठित शक्ति नहीं थी, केंद्र सत्तात्मक नहीं था कोई। तो इसलिए सारे मौर्योत्तर में आ जाते हैं जितने राज्य, जितने शासक करते थे आपके, जैसे शक हुए, कुषाण हुए, आपके कर्ण हुए, ये सारे। अब देखेंगे 300 में जब गुप्त काल का स्थापना होता है, 319 में चंद्रगुप्त प्रथम बनता है। तो ये सब आता है गुप्त काल के अंतर्गत आता है। ये गुप्तोत्तर में देखेंगे कि मौर्योत्तर में कहानी, मौर्योत्तर कालीन इतिहास के बारे में साक्ष्य क्या मिलते हैं, कौन कौन से साक्ष्य, कौन कौन मतलब जो इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, ये देखिएगा स्रोत क्या क्या है। साक्ष्य की जगह स्रोत समझिएगा आप। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, डिस्टर्ब करेगा। देखिए लिखा है स्रोत में पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। साहित्यिक स्रोत, इसमें रुद्रदामन का गिरनार का जो जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन ये क्षत्रप कहलाते थे सर, और 85 ईस्वी के करीब इसका जो मिलता है, जिसमें सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया है उसमें इसने उसके पुनर्निर्माण का कार्य किया है। और अपने बारे में मतलब जितना भी रुद्रदामन के बारे में सारी जानकारी इसको मिलती है इसमें, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अयोध्या अभिलेख है, इससे पुष्पमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। अयोध्या अभिलेख से पतंजलि के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध योग जो यज्ञ किया था उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये खारवेलों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। महापद्म नंद के बारे में भी जानकारी देता है थोड़ा बहुत, लेकिन खारवेल के जितने भी मतलब उसके राजनीतिक और उस जन्म से लेके और उसका मतलब जितने उसने पढ़ाई की है, क्या क्या किया, पूरा उसका जीवन चक्र की जानकारी मिलती है खारवेलों के। जो फिर आप देखेंगे नासिक प्रशस्ति है, नासिक में आप देखेंगे कि सातवाहनों की जानकारी मिलती है। अमरावती है, बेसनगर अभिलेख है, कान्हेरी अभिलेख है, ठीक है। और यहाँ पे साहित्यिक देखेंगे, हाँ, मरणोत्तर कालीन सिक्के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर काल में इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ के मृदभांड कैसे हैं। जैसे हम देखेंगे कि पाषाण काल में मृदभांड मिले थे आपके, फिर मौर्यों के मृदभांड मिले थे, फिर मौर्यों के बाद के जो गैरिक मृदभांड है वो, तो ये पर्टिकुलर उसी एरा को डेडिकेट करते हैं। तो मृदभांडों का बहुत आपका मतलब कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे सिक्के हैं, सिक्के हर काल के अलग अलग सिक्के हैं। जैसे जो राजा आया अपने प्रकार का सिक्का चलाया, तो उनके मतलब उनके जानकारी का स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों को हराया तो पहली बार चांदी के सिक्के चलाए थे। पूरे गुप्त काल में अगर पूछेगा कि चांदी के सिक्के किसने चलाए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। व्याग्य प्रकार के सिक्के कहते हैं उसे, ये इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक साक्ष्य देखिएगा, गार्गी संहिता, मालविका मित्रम, फिर उसके बाद आप देखेंगे दिव्या बदान, मिलिंद पन्हो, महाभाष्य, पेरिप्लस आब एरिथ्यंसी। इसका कोई लेखक नहीं है, इसका ये अज्ञात लेखक के बारे में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे तमिलनाडु और पुदुचेरी के पास जो यार आपके बंदरगाह हैं उनके बारे में जानकारी, भारत से व्यापार के बारे में जानकारी, भारत की मतलब भारत से रिलेटेड जितने व्यापार हैं और सब उत्पादन है सबके बारे में जानकारी मिलती है इससे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो प्लिनी है, प्लिनी पुस्तक लिखता है उसकी, टालमी की, स्ट्रैबो आदि विदेशी ग्रंथ हैं जो ये सारे मरणोत्तर कालों के साहित्य की जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं मरणोत्तर कालीन अभिलेख कौन कौन से हैं। तो पहला देखे थे कि रुद्रदामन या गिरनार, इसे जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है और ये शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा है, शुद्ध संस्कृत भाषा में, विशुद्ध कहते हैं कि में सबसे बड़ा अभिलेख है। रुद्रदामन सातकर्णी पर विजय का उल्लेख है। सुदर्शन झील इतिहास का ज्ञात होता है जो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था। अभी देखें अभिलेख के अनुसार झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य
के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने कराया था। ये चंद्रगुप्त का गवर्नर था। तो फिर आप देखेंगे तुषास्प अशोक के समय इसमें नहरें निकलवाई गई थी एवं रुद्रदामन ने झील में बांध की मरम्मत करवाई थी। इन सब की जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त की थोड़ी जानकारी मिलती है। जितने लोग कार्य करवाए हैं ये सारा कुछ मतलब कि इसकी रुद्रदामन जो है इसकी उदारता है। मान लीजिए कोई इतिहास मिटा देता है, इसने इतिहास में जितने हैं सबको बरकरार रखा है। मतलब कि ये ऐसा राजा है जो अपने साक्ष्यों को उत्कीर्ण तो करवाया लेकिन चंद्रगुप्त के साक्ष्य को विलोपित नहीं होने दिया। चंद्रगुप्त, अशोक और रुद्रदामन मतलब इनके भी कि मतलब आगे भविष्य में पता चले कि इसने बनवाया किसने। अगर चाहता तो वो मिटवा देता, मिटवा के अपना नाम उत्कीर्ण करवा देता तो वो तो रुद्रदामन की सुदर्शन झील हो जाती ना। तो ये बात है, ये थोड़ा मतलब उदारता कहते हैं इसे, मतलब अच्छा राजा। आगे देखिएगा कि इस अभिलेख, एक मिनट, हाँ, इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इस अभिलेख से सर्वप्रथम विष्णु के साथ लक्ष्मी का जो उल्लेख प्राप्त होता है। आगे देखिएगा अयोध्या अभिलेख। देखिएगा ये वाला चीज़ आगे हम लोग देख लेंगे, जैसे कि जो जूनागढ़ अभिलेख में उसमें किन किन राजाओं के और कौन कौन गवर्नर उसके हैं उनका उल्लेख मिलता है, वो देख लेंगे आगे। अयोध्या अभिलेख देखेंगे। अयोध्या अभिलेख में आपका पुष्यमित्र शुंग, अभी हम बोले ना पुष्यमित्र शुंग राजधानी अयोध्या बनाई थी, वो जानकारी मिलती है। शुंगों की यवनों पर विजय की पुष्टि पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है। अभी हमें बताया कि अश्वमेध की जानकारी करता है, उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, पतंजलि जो है, पतंजलि ये सब जानकारी देता है। फिर देखिए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्रथम प्रशस्ति अभिलेख है। भुवनेश्वर के उदयगिरी पर्वत से प्राप्त होता है। ये खारवेल द्वारा मगध शासक बृहस्पति मित्र को पराजित करना, खारवेल द्वारा यवन, सातकर्णी और पांड्य शासक को पराजित करना, सब जानकारी मिलती है इससे। ठीक है, और ये जो क्या नाम है कि यहाँ पे ऊपर देखेंगे शुंग का जो था इसकी राजधानी वैसे आपकी विदिशा थी, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था, लेकिन अयोध्या की जानकारी मिलती है। जबकि यहाँ पे 2 अश्वमेध इसका करता रहता ये रहता है और राजधानी बनाता है, इसका उल्लेख पूरा मिलता है। और देखेंगे कि शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय हुआ था, याद रखिएगा। वासुदेव विष्णु की उपासना की शुरू हुई थी तो शुंग काल में ही आपका भागवत धर्म का उदय हुआ था, याद रखिएगा। और जो 2 अश्वमेध यज्ञ थे हम बोले हैं कि ये अश्वमेध इसे कराने का श्रेय और इसका उल्लेख पतंजलि को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी है कि जैसे देखिए याद नहीं आ रहा है मुझे, हाँ पतंजलि के बारे में बोला हमने, तो पतंजलि ही थे जिन्होंने पाणिनि का जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी से इसका भाष्य, इस पर भाष्य लिखा है, तो उसी को महाभाष्य कहते हैं। इस पर टीका लिखा है तो अष्टाध्यायी पे टीका लिखा, उस टीका को कहते हैं महाभाष्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे हो सकता है मिले, तो सब नोट्स में सब कुछ है, देखते हैं। ठीक, आगे देखिएगा खारवेल का हो गया। ठीक, तो अब तक हमने क्या देखा कि रुद्रदामन का अभिलेख ये 150 ईस्वी के करीब का है, 150 ईस्वी के करीब का है। ठीक, इसके बाद दूसरा नंबर पे देखा हमने अयोध्या अभिलेख, तीसरा पे खारवेल और चौथा पे नासिक प्रशस्ति देख रहे हैं। नासिक प्रशस्ति क्या है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय के बारे में है। और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इनकी माँ थी, उन्होंने अपने पुत्र के बारे में ये सारा उत्कीर्ण करवाया है। ठीक है, आगे देखेंगे कि जो इसके अनुसार सातकर्णी गौतमी पुत्र के शक, पल्लव और यवन को हराकर गुजरात, सौराष्ट्र और मालवा पर अधिकार किया था। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्षत्रियों का मर्दन करने वाला परशुराम के समकक्ष बताया था। ठीक है, और गौतमी पुत्र सातकर्णी को ये क्या लिखा है देखिएगा, त्रिसमुद्र तोयपीत वाहन। ठीक है, त्रिसमुद्र तोयपीत वाहन कहा गया है, जिसका मतलब होता है जिसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पिया हो, वो कहा था। अमरावती अभिलेख यह सातवाहन वंश का पहला अभिलेख था। नानाघाट अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सातकर्णी प्रथम से संबंधित है और इसके अनुसार सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। बेसनगर अभिलेख देखिएगा, यूनानी द्यूत हेलियोडोरस ने उत्कीर्ण करवाया था। यह भागवत धर्म से संबंधित है एवं वासुदेव विष्णु को समर्पित है। यह एक गरुड़ स्तंभ पर उत्कीर्ण है और इसमें काशीपुत्र
भागभद्र शुंग शासक का उल्लेख है और यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। ठीक है, अब देखिएगा मौर्योत्तर। मौर्योत्तर के सिक्के। इस काल में पहली बार सिक्कों का विभिन्न राजवंशों एवं शासकों के नाम लिखने की प्रथा का विकास हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा कि इस काल में पहली बार सिक्कों पर विभिन्न राजवंशों एवं शासकों के नाम का लिखने का उत्पन्न हुआ। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक यूनानी मतलब हिंद यूनानी शासकों ने ही सोने के सिक्के चलाए थे, जैसे कुजुल कटफिसस और बिम कटफिसस का नाम आएगा, आप देखेंगे तो बिम कटफिसस था। फिर मौर्योत्तरकालीन साहित्य के साक्ष्य जो है गार्गी संहिता हम लोग ऊपर लिखे थे, तो यह एक ज्योतिष शास्त्र है, इसमें यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मालविकाग्निमित्रम, इस नाटक की रचना कालिदास ने की है। कालिदास का प्रथम नाटक अग्निमित्र की विदर्भ विजय की जानकारी और अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने यवनों को हराया, इसकी जानकारी है। दिव्यावदान, यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। महाभाष्य, इसके लेखक पतंजलि हैं। और यवन आक्रमण, ये लिखा है यहाँ पे, यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र के पुरोहित थे, अभी बताया ना अयोध्या वाला अभिलेख, उसी से जानकारी मिलती है। और ये महाभाष्य लिखे हैं, इससे जानकारी मिल ही रही है। ठीक, आगे देखिएगा कि पेरिप्लस द एथेनियन, इसके लेखक की जानकारी नहीं मिली है, वही बताया था कि यह ग्रीक भाषा में लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत एवं रोम के व्यापार का विस्तृत चर्चा मिलती है। भारत और रोम के व्यापार, लाल सागर से जो व्यापार होते थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। हरमुज संधि पे जो व्यापार मिलते हैं उनकी मतलब जानकारी मिलती है। ये बहुत मतलब ये एक नाविक की पुस्तक है, तो सब कुछ जो व्यापार से रिलेटेड है सारा कुछ जानकारी मिलती है। प्लिनी 77 ईस्वी का है। इस पुस्तक में नेचुरल हिस्टोरिका है। इनकी पुस्तक प्लिनी की जो पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। भारत इटली के व्यापार की जानकारी मिलती है, क्योंकि इटली उस समय व्यापार में बहुत समृद्ध था। देखेंगे कि जब तक मतलब विदेशी कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां भारत में 1599 में जो 1498 में आता वास्को डी गामा, उससे पहले जो स्थल मार्ग से अगर व्यापार होता भी था और समुद्र मार्ग से, स्थल मार्ग से अरबों का, समुद्र मार्ग से अरबों का आधिपत्य था। लाल सागर से जो व्यापार होता भी था, जो करते थे, तो उस पर इटली का एक अधिकार था। इटली इन सबसे सामान खरीदता था खुद, और भारत से भी सामान लगाता था और यूरोप में बेचता था, ये बात थी। भारत रोम का व्यापार इतना समृद्ध था कि भारत निर्यात इतना अधिक था कि प्लिनी कहता है भारत हर वर्ष रोम से 5500 करोड़ सिस्टर्स मतलब रोमन मुद्रा प्राप्त कर लेता है, ये कह रहा है। मौर्यकालीन राजवंश देखिएगा, यहाँ से शुंगों के बारे में जानते हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ से शुंगों के बारे में जानते हैं। ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। जो शुंग थे ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, और अंतिम जो मौर्य सम्राट बृहदत्त था उसकी हत्या करके, बृहदत्त की हत्या करके, लिखा है इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके इसकी स्थापना की थी। ठीक है, दिव्यावदान ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का शत्रु बताया था, क्योंकि वो बौद्धों को चुन चुन के मारा। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को हराया था। और आप देखेंगे कि शुंग के उत्तराधिकारी कौन कौन है, और देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा और जान लेते हैं। बात यह है कि जब यह मतलब शुंग वंश की स्थापना करता है तो अपनी राजधानी पहली बार विदिशा राजधानी बनाता है, लेकिन साम्राज्य पर नियंत्रण करने के लिए दूसरी राजधानी इसने पाटलिपुत्र बनाया था। शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय हुआ था, हम बताए थे आपको। फिर भागवत धर्म मतलब कि वासुदेव कृष्ण का, देखिएगा वासुदेव कृष्ण का आपका उपासना करना, ये इसका था। फिर ये पुष्यमित्र अगर मतलब कहीं पूछता है, मान लीजिए कि अधिकतर जानकारी पुष्यमित्र शुंग के विषय के बारे में जानकारी, मतलब पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है। अभी ऊपर देख चुके हैं, अयोध्या अभिलेख से मिलती है। ठीक, उसके बाद इसका जो राज्यपाल था, इम्पोर्टेंट है ये, पुष्यमित्र शुंग का मतलब ये PS लिख देते हैं इसको, इसका राज्यपाल है, उसका नाम है धनदेव है, इम्पोर्टेंट है। इसके राज्यपाल को पूछ देता है तो जो ये अयोध्या अभिलेख है ये धनदेव से संबंधित है, धनदेव ने बनवाया है, इसी से संबंधित है। और इसी से पता चलता है कि आपका 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था आपका शुंग ने। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसी के समय
जैसे इस काल में आपका शुंग काल में स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना हुई थी। मनुस्मृति की रचना इसी समय हुई थी, मनुस्मृति। ठीक है, थोड़ा ये हैंड राइटिंग करिएगा क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा। ठीक, अभी देखते हैं, देखिएगा कि अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी था और पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक है ये। कौन नायक है? आपका अग्निमित्र। फिर आप देखेंगे वसुज्येष्ठ या सुज्येष्ठ, वसुमित्र आता है, इसने यवनों को पराजित किया था। फिर भागभद्र आता है, इसके दरबार में हेलियोडोरस आया था जिसने विदिशा में गरुण स्तंभ स्थापित कराया था। देवभूति है, देवभूति आपका इस शुंग वंश या शुंग वंश का अंतिम शासक था। हाँ, देवभूति को ठोक दिया था किसने? इसका जो मंत्री वसुदेव था, वसुदेव इसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना करता है और इसको मतलब कि मौका पा जाता है, देवभूति को देव में विलीन कर देता है और फिर अपने कण्व वंश की स्थापना करता है। नोट लिखा है, देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है, बंद हो गई है। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था और पुष्यमित्र शुंग ने कांची का जो स्तूप लकड़ी का था उसकी वेदिका के स्थान पे पत्थर की वेदिका का निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दो अगर पूछेगा, जो सांची के 2 स्तूप हैं, सांची के 2 स्तूप हैं, उनका निर्माण करवाया था, जिसके अंतर्गत आप अशोक बनवाया। सांची के स्तूप अशोक बनवाता है, महास्तूप इसे कहते हैं। काष्ठ वेदिका की जगह पाषाण वेदिका बनाता है, मतलब एक काठ लकड़ी का है ना, तो काष्ठ वेदिका की जगह आपका पाषाण वेदिका बनवाता है। ठीक, आप कण्व वंश देखते हैं। कण्व वंश की स्थापना अभी देखें वसुदेव ने किया है, अंतिम शुंग शासक देवभूति को ठोक के। इस वंश में केवल 4 राजा हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण एवं सुशर्मा। सुशर्मा को कौन मार देगा? अभी मिलेगा सातवाहन का अंतिम राजा सिमुक, सुशर्मा। ठीक, अंतिम शासक सुशर्मा या सुशर्मन की हत्या सिमुक कर देता है एवं सातवाहन वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इतना देख लिया हम लोग। ठीक है, तो देखिए सरकार, ये मार देता है तो सातवाहन या इसे आंध्र सातवाहन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, नोट देखिएगा, चलती फिरती नोट। आरंभिक सातवाहन शासक आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे। कारण सातवाहन ने प्राचीनतम सिक्के एवं सातवाहनों के प्राचीनतम सिक्के एवं अधिकांश आरंभिक अभिलेख महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। देखिए, संस्थापक, इस वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक ने कण्व के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके, सुशर्मन की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। राजधानी देखिएगा, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख शासक देखिएगा सिमुक है। सिमुक, इसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक समथिंग रहता है ये। और क्या कहते हैं कि सातवाहनों का जो शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक सिमुक ही है, समझिए आप। पुराणों में के अनुसार, जानिए कि पुराणों के अनुसार जो है ये मतलब ये जो घटना पुराणों से पता चलती है कि जो अंतिम रूप से शुंग कण्व को समाप्त करके, परंतु जो शुंग थे, शुंग और कण्व को जो सत्ता को समाप्त करके आपका ये सातवाहन वंश की स्थापना होती है। लेकिन ऐसा मतलब प्रमाण उपलब्ध नहीं है, बस ये साहित्यिक प्रमाण है। सिमुक ने मगध पे भी आक्रमण किया था, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिएगा, कोई इंपॉर्टेंट इसमें और कुछ है नहीं। कृष्ण देखेंगे, इसका भाई, इसके बाद कृष्ण आता है। यह सिमुक का भाई था। इसने सातवाहन साम्राज्य को नासिक तक बढ़ाया था, नासिक की गुफाएं की स्थापना की थी। ठीक है, यह 18 वर्षों तक, मतलब पुराणों के अनुसार, देखिए साहित्यिक साक्ष्य इसके हैं, तो पुराणों के साक्ष्य जो है 18 वर्षों तक शासन किया है और 10 वर्षों तक ज्ञात शासन मिलता है इसका। नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख में इसका नाम का उल्लेख मिलता है, नासिक अभिलेख। नासिक लिखा है ना, तभी तो नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और इसने, जो इसका एक पदाधिकारी था, उसने नासिक गुफा खुदवाई थी, उसी के बारे में लिखा है। सातकर्णी प्रथम देखिएगा, ये 27 ईसा पूर्व से 17 तक रहता है और इसने अनूप प्रदेश, मतलब नर्मदा घाटी विदर्भ बरार पर आधिपत्य स्थापित किया। इसने अपनी राजधानी अमरावती, गुंटूर, आंध्र प्रदेश को बनाया। इसने सर्वप्रथम दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की एवं दक्षिण में
राज्य बढ़ाया, ठीक है। इसके बारे में साक्ष्य नानाघाट अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है और जिसे इसकी रानी नागनिका ने उत्कीर्ण करवाया था। जो नानाघाट अभिलेख है उसको उत्कीर्ण पूछा किसने करवाया है, तो नागनिका ने करवाया। नागनिका कौन थी? इसकी पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? सातकर्णी प्रथम की थी। इसने ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान दी थी। देखिए, सातवाहनों ने ही ब्राह्मणों को भूमि देना शुरू किया था और यह भूमिदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य है। नानाघाट अभिलेख में ये साक्ष्य प्राप्त होता है। तो भूमिदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य पूछेगा तो आपका नानाघाट अभिलेख है। अगर पूछेगा सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है, तो ऐहोल अभिलेख है। नहरों का पहला अगर अभिलेखी साक्ष्य पूछेगा तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है। बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा हमेशा। अब देखिएगा, इसने 2 यज्ञ करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये किसके बारे में? सतकर्णी प्रथम के बारे में। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जानकारी ये है कि क्या होता है, जो इनकी पत्नी थी नागनिका, जिन्होंने नागनिका जो थी यह अमीय वंश की राजकुमारी थी। अमीय वंश की हैंड राइटिंग पर थोड़ा सा हमारे वो मत दीजिए, क्योंकि हाँ उंगली से लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। अमीय वंश की राजकुमारी थी और इनका विवाह हुआ। जब सातकर्णी प्रथम की मृत्यु जाती है तो इनके उस समय 2 पुत्र थे। ये कहानी समझ लीजिएगा, लिखते नहीं, कहीं लिखा नहीं है, न कोई बताता है। 2 पुत्र थे और एक वेदश्री था, एक शक्तिश्री था, ठीक। वेदश्री और शक्तिश्री, ये दोनों अल्प वयस्क से थे। तो नागनिका संरक्षिका के रूप में प्रथम भारतीय मतलब महिला शासिका हैं, जो कि आपका महिला शासिका बनी थी। प्रथम महिला शासिका हैं ये पूरे भारत की। जैसे कि आप सुल्तान पूछता है तो रजिया सुल्तान है, तो ऐसे ही दिल्ली सल्तनत की हैं वो। ये प्रथम भारतीय महिला शासिका बनी थी नगनिका। ये इंपॉर्टेंट है और सब लोग देख चुके हैं, ठीक। आगे देखिएगा, हाल देखिएगा, ये 4 साल तक रहता है। हाल के सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका पर विजय की थी, इतना ही लिखा है। और इसमें क्या है कि हाल जो है यह आपका सातवाहनों का 17वां राजा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लंबे शासन तक किए थे ना, बहुत लंबा शासन किए थे जो सातवाहन थे। तो हाल ये 17वां राजा था। और जो ये मतलब हाल जो है ये प्राकृत भाषा का ज्ञाता है। प्राकृत भाषा का इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी है। मिटाते हैं इसको। गाथा सप्तशती पूछेगा किसने लिखा है, तो हाल ने लिखा है। गाथा सप्तशती इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। गाथा सप्तशती याद रखिएगा। ये नामक पुस्तक की रचना की थी। और जो इस पुस्तक में इसने अपनी प्रेम गाथाओं के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में प्रेम गाथाओं के बारे में लिखा है, याद रखिएगा। प्रेम गाथा, अपनी प्रेम कहानी लिखी है, ठीक। एक और चीज़ है कि इसी के काल में गुडाढ्य थे, एक लेखक थे। गुडाढ्य लिख देते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आपका गुडाढ्य कहते हैं। गुडाढ्य, ठीक। गुडाढ्य ने आपका क्या लिखा है? बृहत कथा कोश लिखा है। इन्होंने लिखा है बृहत कथा कोश, ठीक। बृहत कथा कोश ये लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। बृहत कथा कोश लिखते हैं। और ये जो था, ये संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत की पुस्तक लिखी थी। हाँ, कातंत्र सही है। इन्हीं के समय 2 लिख दिए। एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है सर्ववर्मन नाम उनका। सर्ववर्मन इन्होंने लिखा है कातंत्र, ठीक। ये व्याकरण की पुस्तक है कातंत्र। और जो हाल की है गाथा सप्तशती। और आपका इनकी जो है गुडाढ्य की जो है बृहत कथा कोश। पुस्तकों का नाम पूछ देता भाई, इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा लगे तो भगाइए नहीं, देखिए, दिमाग को इधर उधर ना भगाइए। आ जाता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब देखिएगा, सातकर्णी जो प्रथम था, तो सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था वो। गौतमी पुत्र सातकर्णी आ जाता है। यह 106 से लेके 130 ईस्वी तक रहता है। 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी तक रहता है भैया ये, ठीक है। अब यह देखिए कितना चेंज है, यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देते हैं। यह 23वां राजा था, इम्पोर्टेंट है। 23वां कहाँ लिख रहे हैं भैया? 23वां राजा था, सातवाहनों का 23वां राजा था। इसके बारे में देख लेते क्या क्या लिखा है, फिर बताते हैं। यह सातवाहन वंश का महानतम राजा है। इसके शासन एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी नासिक अभिलेख से
प्राप्त होती है। इसकी माँ ने उत्कीर्ण करवाया था ये। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। ये हमेशा पूछा है, बहुत बार पूछा है। इसने खदी खद यद पद्मानंद धनस की उपाधि धारण की थी। खति यद हाँ पमानंदम 10 की उपाधि धारण की थी। नासिक अभिलेख में इसे त्रिसमुद्र तोय पित्तवाहन का कहा गया है, तीनों समुद्र का पानी पीता है। इसने शक शासक नारायण को पराजित किया था। उपाधियाँ राजा राज वेंकट स्वामी बिंद नरेश की उपाधियाँ धारण करता था। देखिएगा इंपॉर्टेंट इसके बारे में क्या क्या है। देखिए इतनी जानकारी मिल गई। अब इसके बारे में थोड़ी अधिक जानकारी लेते हैं जो पूछता है, थोड़ा जो नहीं लिखा है। देखिए कहता है कि जो इनकी माता है, माता का नाम इनके बलश्री है, बलश्री, ठीक है, हाँ बलश्री। बलश्री ने जो बलश्री जी ने इनका नाम ये आपका नासिक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है। और इसमें आप देखें ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, वेदों का आश्रयदाता, वेदों का आश्रयदाता, वेदों का आश्रयदाता, वेदों का आश्रयदाता, ठीक है। और आपका पर्वतों का स्वामी, पर्वतों का स्वामी इसको कहते हैं। इसको और कुछ कहते हैं, हाँ वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहते हैं। इसकी इतनी मतलब आपका नासिक अभिलेख से ये सब प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख से सातकर्णी कौन कौन से प्रदेश जीतता है ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक ऋषिक प्रदेश था जो कृष्णा नदी तट पे था, अस्मक था जो गोदावरी तट पे है, मूलक था पैठन में है, फिर आपका अनूप है, नर्मदा घाटी को अनूप कहते थे, विदर्भ बरार को कहते थे, अवंती पश्चिमी मालवा को कहते थे, आकर पूर्वी मालवा कहते थे। ये सब इन्होंने जीता है। और एक बात और है कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी लिखा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा गौतमी पुत्र, तो ये पहला शासक है सातवाहनों का जिसने अपनी माँ का नाम अपने नाम से पहले लिखवाया। इसी के बाद ये परंपरा बन गई, मतलब एक प्रथा बना दिया कि माँ का नाम उत्कीर्ण करना है। और ये शासक है जो अपने माँ के साथ शासन करता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी, और बाद में जो देखेंगे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी लिखा, नीचे लिखा है यहाँ, सब ने अपने माँ के नाम से अपना नाम पहले, मतलब कि माँ का नाम लगाया। इसी के बाद प्रथा गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद ही पता चलती है। और कुछ तो नहीं है, इतना बहुत है, इतना तो सफिशिएंट है। देखिएगा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यह गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। शक शासक रुद्रदामन ने पुलवामी को 2 बार हराया था, परंतु संबंधी होने के कारण बर्बाद नहीं किया। पुलवामी ने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलवामी के समय समुद्र व्यापार एवं नौसैनिक शक्ति पर्याप्त विकास हुआ था। पुलवामी भी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा यज्ञश्री सातकर्णी है, यह सातवाहन वंश का अंतिम राजा था यज्ञश्री सातकर्णी। इसके पहले शिव श्री सातकर्णी आता है, वो आपका पुलवामी का भाई था, रुद्रदामन का दामाद था। और 26वां था शिव स्कंद से पता चलता है, और वो कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती इसलिए उसका नहीं देखेंगे। यज्ञश्री का देखिएगा, यज्ञश्री आपका 165 से लेकर 194 ईस्वी तक बैठता है, 165 से लेकर 194 तक बैठता है, 194 ईस्वी तक बैठता है। और जो लिखा है पहले वो देख लेते हैं। यह सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। इसके सिक्कों पर नाव के चित्र अंकित हैं। देखिएगा नौ शक्ति के जो चित्र मिले हैं आपके, वो आपके जो पुलवामी वशिष्ठी पुलवामी है ना, उसके पे मिले हैं, ठीक। और ठीक है, आगे देखते हैं। और इसी के समय सारी शक्तियाँ मतलब कमज़ोर होने लगती हैं। देखिए क्या होता है कि एक चीज़ देखें कि इसके सिक्कों पे जलयान मतलब नाव का चित्र अंकित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या होता है कि इसी के समय आभीर जैसे आभीरों ने महाराष्ट्र इनसे छीन लिया। आभीरों ने महाराष्ट्र छीन लिया। फिर जो उत्तरी कनारा जिला था और मैसूर भाग थे, कुंतलों ने छीन लिया। कुंतल और चुंटू और ये सब छीन लिए। इसके बाद कदम भी शक्तिशाली हो गए, वो अपना राज्य स्थापित कर लिए। आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश से जीते थे, आंध्र प्रदेश एपी, ये इक्ष्वाकुओं ने इनसे छीन लिया, ठीक है, अपनी सत्ता स्थापित कर ली। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पल्लव स्वतंत्र हो गए थे, ये अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। विदर्भ में वाटाकक थे, वो स्थापित कर लेते हैं। ये चारों तरफ से मतलब दब जाते हैं। तो दक्षिण पश्चिम में सातवाहनों के बाद आभीर, आंध्र प्रदेश, इक्ष्वाकु और कुंतल में आपका चाटु सातकर्णी वंश, ये सब स्थापित हो जाते हैं, इनका पतन हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे इनसे
मतलब अन्य तथा सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। सातवाहन राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को पसंद देती थी एवं पुरुष जो थे वैदिक धर्म को पसंद देते थे। इम्पोर्टेंट है। सातवाहन काल में महिलाएं शिक्षित थी, पर्दा प्रथा नहीं था, स्त्रियां संपत्ति में भागीदार थी, समाज में अंतरजातीय विवाह होते थे। सातवाहन काल में समाज मातृसत्तात्मक होने का आभास मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि देखिए अपने माँ के नाम अपने नाम के आगे अपने माँ का नाम उत्कीर्ण करते हैं, बहुत बड़ी बात है। नागनिका संरक्षिका रहती है, वो भी बहुत बड़ी बात है, पहली रानी बनती है। उसके बाद उसका भी नाना घाट अभिलेख है। ठीक। फिर सातवाहन की राजकीय भाषा आपकी प्राकृत थी और लिपि देखेंगे तो ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहनों के काल में चांदी और तांबे के सिक्के का प्रयोग हुआ था, जिसे कांसार्पण कहते हैं। ठीक। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशे का सिक्का का प्रयोग किया था, वो ऊपर हम लोग देख चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, शीशे का सिक्का। ठीक, शीशे का। फिर सातवाहन जो थे, सातवाहन ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान और जागीर देने का प्रथा शुरू की। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सातवाहनों ने प्रथम बार ब्राह्मणों को भूमिदान, ब्राह्मणों कहते हैं, ब्राह्मणों को भूमिदान देना और आपका जागीर देना शुरू किया था। फिर सातवाहन मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का प्रमाण मिलता है ये। ठीक है। हम जैसे क्यों मिलता है, कोई पूछ भी दे क्यों मिलता है, और लिखना के बाद तो गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा के साथ माता का नाम उत्कीर्ण होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तब ये मतलब आपका पुख्ता सबूत मिलता है ये। ठीक। उत्तराधिकारी पुत्र मतलब हो जाता था। आगे देखिएगा, कलिंग के चेदी वंश, संस्थापक इसका कौन है? तो महामेघवाहन है, और इसका उदय सातवाहन शक्ति के साथ ही हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका उदय हुआ था सातवाहन शक्ति के साथ ही हुआ था। जैसे कि उत्तरी दक्कन में सातवाहन थे, तो अब कलिंग में चेदी वंश आ गया था, लेकिन इनमें चेदियों की शक्ति अल्पकालीन थी, किंतु सातवाहन जो थे वो 3 सदियों तक अपना शासन करते रहे। इसलिए आपको निरंतर इनका उत्कर्ष होता रहा सातवाहनों का। तो सातवाहनों के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। खारवेल देखिएगा, यह चेदी वंश का सबसे महान शासक था। इसके शासन एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी पर्वत से प्राप्त होता है। खारवेल ने भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। आगे 1 मिनट। हाँ, कहाँ थे? यहाँ देखिएगा, थोड़ा हटिए भाई तुम। हाँ, इसने मगध के शासक बृहस्पति मित्र पर अभियान किया और जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मूर्ति वापस कलिंग ले गया। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने चोल चेर पांड्य शासकों को पराजित किया था। इसने यवन एवं सातकर्णी को भी पराजित किया था। ये इंपॉर्टेंट है। नहरों की जानकारी वाला पहला, ये बताया हम ना आपको, नहरों की जानकारी वाला पहला साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख है। सती प्रथा का आपका जो साक्ष्य है एहोल अभिलेख है। नहरों का आपका ये है हाथी गुम्फा अभिलेख। सातवाहनों के पतन के बाद उभरे राजवंश इक्ष्वाकु बता चुके हैं, आंध्र प्रदेश में, वाटाक विदर्भ में, पल्लव तमिलनाडु में। ठीक है। कदम आपके गोवा के पास। अब देखिए इक्ष्वाकु वंश, ये सातवाहन के सामंत थे, कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में शासन करते थे। कृष्णा गुंटूर कृष्णा नदी के तट के इर्द गिर्द है जो। इसका संस्थापक जो था शांतमूल था। इक्ष्वाकु का संस्थापक शांतमूल था। शांतमूल के उत्तराधिकारी वीर पुरुष दत्त ने नागार्जुन कोंडा स्तूप का निर्माण करवाया था। इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के पोषक थे। ठीक है। आगे देखिएगा, 3री शताब्दी के बाद ये इक्ष्वाकु राजवंश कांचीपुरम के पल्लव के अधिकार में चला गया था। ठीक है। देखिए कुछ जो नहीं लिखा है उसको हम बता देते हैं, लिखना चाहिए था वैसे हमको, थोड़ा सा ऐसे जान लीजिए। देखिए इस जो ये हैं इक्ष्वाकु हैं, ये इक्ष्वाकु लिखा है। इक्ष्वाकु जो थे आपका, इन्हें श्री पर्वती कहा जाता था। श्री पर्वती। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पर्वतों का शासक। ठीक। इन्हें ही आंध्रभृत्य भी कहते हैं। इक्ष्वाकुओं को आंध्रभृत्य कहते हैं। आंध्रभृत्य, इसका अर्थ क्या है कि आंध्रों का नौकर। ठीक है। फिर ये जो इक्ष्वाकु थे वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के पोषक तो थे, लेकिन बौद्धिक जो वैदिक धर्म था उसके अनुयायी थे। ठीक। वीर पुरुष हम लोग देखा है कि वीर पुरुष इसका जो था वो उत्तराधिकारी था शांतमूल का। ये नागार्जुन कोंडा जो स्तूप बनवाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरावती तथा नागार्जुन कोंडा
से इनके जो लेख हैं बौद्ध संस्थाओं में दिए जाने वाले जो दान है उनका विवरण मिलता है। ठीक है, नागार्जुनकोंडा और अमरावती में जो इनके लेख हैं उससे बौद्ध संस्थाओं को जितना दान देते हैं इसका विवरण मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। कि अगला है कि शांतमूल जो द्वितीय था ये इसके बाद वीर पुरुष के बाद शासक बनता है और इस वंश के जो राजा थे तृतीय शताब्दी के अंत तक शासन चलाते हैं, तृतीय शताब्दी के अंत तक। फिर इसके बाद क्या होता है, जो कांची के पल्लव हैं, ये कांची के पल्लव कहाँ गया, हाँ कांचीपुरम के पल्लव, कांचीपुरम के पल्लव में इन पर अधिकार कर दिया। और हम लोग देखा था कि इक्ष्वाकु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पोषक थे। अनुयायी किसके थे, बौद्ध वैदिक धर्म के, लेकिन इक्ष्वाकु वंश बौद्ध धर्म के पोषक थे। ये पूछ देता है। देखिएगा वाटाकक वंश आ गया। सातवाहन वंश के पतन से लेकर चालुक्यों के उदय के बीच दक्कन में सबसे शक्तिशाली व प्रमुख राजवंश कौन सा था आपका, तो वाकाटक वंश था। सातवाहन से पतन से लेकर और चालुक्यों के उदय के बीच सबसे शक्तिशाली एवं प्रमुख राजवंश कौन था, आपका वाकाटक था। वाटाकक जो थे तीसरी शताब्दी से लेकर छठवीं शताब्दी तक शासन करते हैं, तीसरी से लेकर छठवीं तक। इसके संस्थापक कौन है, पुराणों के अनुसार वाकाटक वंश का संस्थापक बिंद शक्ति था। ये ठीक है, बिंद शक्ति। और राजधानी इसने नंदीवर्धन नागपुर, बाद में प्रवरपुर बनाया था। ये प्रारंभिक राजधानी पुरी का बरार के लिखा है, लेकिन राजधानी आपकी नंदीवर्धन नागपुर, बाद में प्रवरपुर बनाता है। ठीक, राज चिन्ह क्या है इसका, तो गंगा की आकृति है। सिक्कों में गंगा की आकृति ये बनवाता है। ठीक, वाकाटकों की जो दो शाखाएं थी, एक बिंद शक्ति की मूल शाखा थी और एक बेसिम की शाखा थी जो इन्हीं की शाखा थी। दो शाखाएं थी, देखेंगे आगे मिलेगा, सब मिलेगा। ये लिखा है। यह वाकाटक वंश की संस्थापक ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। पुराणों में इनकी तुलना इंद्र एवं विष्णु से की गई है। वाकाटक वंश बिंद शक्ति शाखा, संस्थापक बिंद शक्ति, बेसिम शाखा इसका संस्थापक जो था सर्ववर्मन था। देखिएगा बिंद शक्ति है, ये 255 से 275 तक शासन करता है। बिंद शक्ति बारे में लेखा ने बता देते हैं। देखिए कि क्या है कि ये सातवाहनों का ये अधीनस्थ कोई अधिकारी था, या मतलब कि उच्च पदाधिकारी था, पुराणों से पता चलता है। और जो पूर्वी मालवा में अपनी शक्ति स्थापित की और बिंद के पार सातवाहनों के प्रदेश को अधिकार कर लिया था। और विष्णु बिद्री गोत्री ब्राह्मण था ये। और पुराणों और अजंता के अभिलेखों से वाकाटक शक्ति का संस्थापक इसे माना गया है, बिंद शक्ति को। और इसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की गई, ऊपर देख चुके हैं। इसी से प्रतीत होता है कि ब्राह्मण वंश को मानने वाले सब थे। आगे आता है आपका प्रवरसेन देखेंगे कि बिंद शक्ति का पुत्र था। वाकाटक सबसे प्रतापी शासक और महाराज की उपाधि धारण किया था। 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 अश्वमेध कराने वाला प्रवरसेन प्रथम था। इसके शासन में वाकाटकों का राज्य बुंदेलखंड से हैदराबाद तक हो गया था। ठीक है, प्रवरसेन ब्राह्मण धर्म की महत्ता स्थापित की थी और 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। फिर इसी के समय क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में नागवंश का भी उत्थान हुआ था। याद रखिएगा, नागवंश का मिलेगा, आगे हो सकता है। ठीक, और प्रवरसेन के समय वाकाटक शक्ति का विस्तार मध्य बुंदेलखंड से हैदराबाद तक हो गया था, दक्षिण में हैदराबाद तक। ठीक है, प्रवरसेन ने शकों के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार किया था, क्योंकि शक इन्हीं क्षेत्रों में थे, तो शकों के अनेक क्षेत्रों में प्रवरसेन ने अधिकार किया था। बहुत आगे और क्या इसमें मिल सकता है, हाँ, प्रवरसेन अपने राज्य अपने पुत्रों में प्रशासनिक सुविधा के लिए 2 भागों में विभाजित अपने राज्य को किया था, 2 भाग में। ठीक है, एक भाग जो था आपका प्रवरसेन का जो बड़ा पुत्र था गौतमी पुत्र की अध्यक्षता में, उसने केंद्र नागपुर के नंदीवर्धन था। दूसरा भाग सर्वसेन की अध्यक्षता में, जिसका केंद्र आपका वत्सगुल्म था, उसे आगे बेसिम की शाखा का उदय हुआ। ये दोनों जो लिखा है ये उसी समय है। ठीक है, 2 शाखाएं बनी। आगे देखेंगे पृथ्वीसेन। इसके बाद जो आता है आपका रुद्रसेन के बारे में भी थोड़ा सा
रखिएगा जानकारी कि रुद्रसेन जो था 335 से लेकर 360 तक रहता है और वाकाटक का राजा बना वो, और प्रवरसेन के जो बड़ा पुत्र था गौतमी पुत्र था उसका बेटा था यह। शासक बनते ही अपने विरोधियों और प्रतिद्वंदियों का इसको सामना करना पड़ा क्योंकि बहुत लोग थे राजा बनने वाले। ठीक। और रुद्रसेन जो था यह अपने नाना भवनाग की सहायता से 2 चाचाओं के राज्य पर विजय प्राप्त किया था, याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आता है पृथ्वीसेन प्रथम। गुप्त साम्राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से किया था। ये पृथ्वीसेन वही है, याद रखिएगा। वाताकक की मुख्य शाखा रुद्रसेन का उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन था। ठीक है। यह बेसिन शाखा के शासक बिंदुसेन बिंदुशक्ति का सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा था। यही बात ऊपर लिखा है। ठीक। और आगे देखिएगा कि प्रवरसेन द्वितीय, इसे दामोदर सेन कहते हैं। इसी से पहले रुद्रसेन द्वितीय आता है। तो पृथ्वीसेन का उत्तराधिकारी रहता है रुद्रसेन द्वितीय, लिखा ना यहाँ पे, ये उत्तराधिकारी रहता है। और यह अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को त्याग कर वैष्णव धर्म अपना लिया था रुद्रसेन द्वितीय जो था। ठीक है। और इसका अकाल मृत्यु होता है। आगे देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि जब रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात जो प्रभावती गुप्त हैं वह अपने नाबालिग पुत्र दिवाकर सेन की संरक्षिका बनती हैं। इसका पुत्र रहता है दिवाकर सेन, दिवाकर डी, संरक्षिका बनती हैं और 13 वर्षों तक शासन करती हैं। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को गुजरात व काठियावाड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए सहायता भी पहुँचाती हैं। 403 ईस्वी में दिवाकर सेन की भी मृत्यु हो जाती है। प्रभावती गुप्त का दूसरा जो पुत्र था दामोदर सेन, इसकी संरक्षिका बनती हैं। इसी को प्रवर सेन, देखिएगा आगे लिखा है। इसने वाताककों की राजधानी प्रवरपुर स्थापित की। इसने सेतुबंध नामक काव्य की रचना की। अपने राज्य की स्थिति मजबूत करने के लिए अपने पुत्र नरेंद्र का विवाह कुंतल नरेश की पुत्री से किया था। पृथ्वीसेन द्वितीय आता है। हाँ, एक चीज़ और है कि जो प्रवरसेन द्वितीय था, प्रवरसेन द्वितीय इसकी अभिरुचि जो थी शांति स्थापित करना चाहता था। साहित्य और में कला में भी विकास किया था। सेतुबंध नामक काव्य लिखा है इसने, ये मैं इसलिए रुकना चाहता था। प्रवरसेन द्वितीय जो था यह सेतुबंध नामक आपका लिखा यहाँ पे, सेतुबंध नामक काव्य लिखा था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा, इसलिए मैं रोक के हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और है कि अपना इसका जो पुत्र था नरेंद्र ये लिखा, नरेंद्र का विवाह कुंतल नरेश की पुत्री अजीत भट्टारिका से किया था। वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। फिर आते आता आपका पृथ्वीसेन द्वितीय। इसके बाद बहुत आते हैं। नरेंद्र सेन आता है 440 से लेकर 460 तक, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। पृथ्वीसेन द्वितीय आता है, यह बिंद शक्ति शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है। और बालघाट लेख इसी से संबंधित है। बालघाट लेख से परम भागवत कहा गया है, इसका पता चलता है। बालघाट लेख, बालघाट। ठीक है। हरिसेन, इसके बाद वाटाककों का इतिहास समाप्त हो गया, ये कहते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। एक चीज़ और, वाकाटकों की जो वेसिम शाखा थी उसमें प्रवरसेन का जो पुत्र सर्वसेन था उसने बरार, विदर्भ और उत्तरी हैदराबाद का प्रशासक नियुक्त किया गया था। रुद्रसेन प्रथम के समय वह स्वतंत्र शासक बन बैठा था और जो इसका उत्तराधिकारी था बिंदशक्ति, वही हुआ था। ठीक, अब ये सब सारी कहानी खत्म होती है और हम लोग सब आगे देखेंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों के क्रम देखिएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन याद है। यवन, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक कहते हैं। फिर शक आते हैं, आपके पार्थियन या पल्लव आते हैं, आपके कुषाण आते हैं। ISPK, ये आपका ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, अपना पॉइंट याद रखिएगा, कभी ट्रिक नहीं, ये पॉइंट। ISPK, इंडो ग्रीक, फिर आपका शक, पल्लव और कुषाण। हिंद यवन या इंडो ग्रीक देखते हैं। मौर्योत्तर काल का सबसे प्रमुख राजनीतिक घटना भारत पर यूनानी आक्रमण थी। बैक्ट्रिया के यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण के मुख्य कारण सेलुकस द्वारा स्थापित साम्राज्य की कमजोरी, शकों का बढ़ता प्रभाव, डियोटोटस
द्वितीय द्वारा अपने राज्य को सेल्यूकस साम्राज्य से अलग कर लेना। बैक्टीरिया शासकों का भारत पर आक्रमण। ठीक है, रुकिएगा थोड़ा, देखिए बैक्टीरिया शासकों का भारत पर आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला यवन ग्रीक आक्रमणकारी कौन था? डेमेट्रियस प्रथम था। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इनके बारे में लिखा है कि भारत पर बैक्टीरिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में यूक्रेटाइड्स ने भी भारत पर आक्रमण किया था। अतः भारत में 2 कुलों का शासन स्थापित हुआ था, बैक्टीरिया के यवन डेमेट्रियस वंश और आपका यूक्रेटाइड्स वंश। देखिएगा, डेमेट्रियस वंश का संस्थापक डेमेट्रियस प्रथम था। राजधानी सियालकोट बनाई थी। अब प्रतापी शासक था मिनांडर या मिलिंद पन्हो, अब देखेंगे, मिलेगा आगे भी। और यूक्रेटाइड्स का संस्थापक यूक्रेटाइड्स था। राजधानी तक्षशिला बनाई थी। इसका प्रतापी शासक था तो एंटिओक्लिट्स था। एंटिओक्लिट्स था। ठीक, मिनांडर या मिलिंद पन्हो के बारे में, मिलिंद के बारे में जानते हैं। यह मिलिंद नाम से जाना जाता था। इसने गंगा यमुना के दोयाक पर आक्रमण किया था। इसने भारत में सिकंदर से भी बड़े क्षेत्र को जीता था। बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। मिलिंद पन्हो ग्रंथ इसी बारे में कह रहा था। इसमें मिलिंद और नागसेन के मध्य हुए वार्तालाप को संकलित किया गया। ठीक है, ये किसके बारे में? आपका मिनांडर। यही राजधानी सियालकोट थी, पाकिस्तान में है। ठीक है, और आपका पुष्पमित्र शुंग द्वारा पराजय से वापस लौटना पड़ा था इसको। बौद्ध धर्म साहित्य आपका मिलिंद नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म साहित्य में, क्योंकि जो नागसेन थे वो आपका बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक, पेरीप्लस में उल्लेखित है कि मिनांडर के सिक्कों पर भरोच के बाजार का पता चलता है। और हाल ही में कौशाम्बी के पास इसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। किसका? मिलिंद का। मिलिंद बौद्ध ग्रंथ में आपका मिलिंद पन्हो में मिनांडर जो था बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म के अनुयायी का कथा का विवरण है। ऊपर देख चुके हैं, लाइन लिखी है। ठीक है, आगे देखेंगे आप। एंटिओक्लिट्स यह यूक्रेटाइड्स वंश का से था। इसने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस भेजा था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था एवं विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापना की थी। यूनानी संपर्क का महत्व आपका यूनानियों की देन क्या क्या है देखिएगा। राजत्व का दायित्व सिद्धांत, सांचों से सिक्का का निर्माण पद्धति, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र एवं तिथि का अंकन करना, काल की गणना करना, भारतीय कैलेंडर, सप्ताह का 7 दिन एवं 7 दिन में विभाजन, संवत का प्रयोग यूनानियों ने सिखाया है। ठीक, 12 राशियाँ एवं ज्योतिष की विद्या यूनानियों की देन है। नाटकों में प्रयुक्त होने वाला पर्दा यवनिका यूनानियों की देन है। नाटकों में प्रयुक्त होने वाला ये हो गया। भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय यूनानियों मतलब इंडो ग्रीक को जाता है। स्थापत्य की गांधार शैली यूनानी कला एवं भारतीय कला का मिश्रण है। ठीक, शक आक्रमण देखिएगा। यूनानियों के बाद एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, भारत में शकों की कुल 5 शाखाएं थी। अफगानिस्तान या भारत से बाहर बस गई थी। पंजाब शाखा, मथुरा शाखा, महाराष्ट्र या नासिक शाखा और मालवा शाखा। देखिएगा, कुछ गलत कट गया क्या? हाँ, सही है। पंजाब शाखा, राजधानी इसकी तक्षशिला। इस शाखा के शासक एजेलिसेज के सिक्के पर भारतीय देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। मथुरा शाखा, यह मालवा के राजा विक्रमादित्य द्वारा भगाए गए शक थे। मथुरा शाखा यह प्रथम शासक राजुल था इसका। महाराष्ट्र शाखा देखिए क्या है। महाराष्ट्र शाखा में इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध राजा नहयान था। नहपान कहते हैं। नहपान ने सातवाहन से महाराष्ट्र में एक बड़ा भूभाग छीना था। नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया था। ऊपर देख चुके हैं। ठीक है,
मालवा की शाखा देखिएगा, मालवा में रुद्रदामन सबसे प्रमुख शासक था। रुद्रदामन वही 150 ईस्वी जो गिरनार अभिलेख वाला। रुद्रदामन के विषय में जानकारी संस्कृत भाषा की जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। मालवा के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर भगाया था। इसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की थी और व्याघ्र शैली के चांदी, ये व्याघ्र शैली मैं बता चुका हूँ आपको, सिक्के चलाए थे। पार्थियन या पल्लव वंश, पार्थियन मध्य एशिया के ईरान से आए थे। पार्थियन साम्राज्य का संस्थापक आपका मिथ्रोडेट्स प्रथम था। अब भारत में आपका पार्थियन साम्राज्य का प्रथम शासक आपका न माउस था। माओ कहते हैं लेकिन माउस था, ठीक है, माउस कहते हैं, चूहा नहीं, माउस, ठीक है। इसका जो अभिलेख है खरोष्ठी लिपि में इसे मोय लिखा गया है। जो मोय लिखा गया है इसे खरोष्ठी लिपि में मोय लिखी गया है, परंतु इसका वास्तविक संस्थापक जो था मिथ्रोडेट्स था, ठीक है। इसका वास्तविक संस्थापक मिथ्रोडेट्स प्रथम था। 171 से ईस्वी से 130 ईस्वी पूर्व तक, 171 ईस्वी पूर्व से 130 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है गोंडो फर्नीज, इंपॉर्टेंट है, पार्थियन का गोंडो फर्नीज 20 ईस्वी तक शासन करता है। राजधानी आपका तक्षशिला बनाता है गोंडो फर्नीज। और इसके शासन में जो अभिलेख है तख्ते हाँ यार गलत लिख दिया, ये तख्त ए बाही, ये आपका तक्षशिला पेशावर पाकिस्तान में है, उसी से मिलता है। गोंडो फर्नीज के काल में सबसे प्रमुख घटना सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत आया था, ठीक है। कुषाण वंश देखिएगा, कुषाण वंश, हाँ, ये जो ईसाई धर्म प्रचारक आया था ना, ये दक्षिण गया था तमिलनाडु में, वहीं इंडिया वाले पा गए और इंडिया वाले इनको पाए, इनको बल वहीं पे काट के फिर वहीं सुता दिए, चले गए, मतलब मर गए वो, ठीक। इस प्रकार ईसाई धर्म का अगर मानेंगे तो भारत में पहली सदी में धर्म प्रचारक आया था। कुषाण वंश देखेंगे, कुषाण मध्य एशिया के यूची जाति के थे। 165 ईसा पूर्व में, हाँ 165 ईसा पूर्व में आपका अपने पड़ोसी कबीले हिंगनू ने यूचियों के नेता को मारकर पश्चिमी चीन के क्षेत्र में छोड़ने को बाध्य कर दिया था। तो ये इनका कबीला जो था दो शाखाओं में विभक्त हो गया था। एक कनिष्ठ यूची कहलाते थे जो तिब्बत में रह गए, और एक ज्येष्ठ यूची थे वो जो पश्चिम ओर आ गया थे वो। तो इसमें आपका कुजुल कटफिसेस आता है, 15 से लेकर 65 ईस्वी तक शासन करता है कुजुल कटफिसेस, ठीक है। कुजुल कटफिसेस ये विम कटफिसेस से पहले यह कुषाण शासक का था और तांबे के सिक्के चलाए थे। कुषाण शासक का संस्थापक आया था वो। बिंग कटफिसेस यह कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तक्षशिला एवं पंजाब पर अधिकार किया था। इसके सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि छपी थी, ठीक है। और इसके सिक्कों पर शिव, नंदी, बैल और त्रिशूल की आकृति का आपका क्या मिलता है, शिव, नंदी, बैल और त्रिशूल अंकित है और शैव धर्म की आस्था रखता है, इससे पता चलता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे, बिम कटफिसेस ने चलाए थे। इसी को श्रेय जाता है बिम कटफिसेस को, ठीक। कनिष्क प्रथम आता है, देखिए कनिष्क प्रथम, इसका शासनकाल 78 ईस्वी से लेकर 105 तक रहता है। 78 से 105 तक, ये बीच में कर लीजिए, ईस्वी तक रहता है, ठीक। राजधानी है पेशावर, पुरुषपुर तथा मथुरा बनाता है। कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध कुषाण शासक था। कनिष्क के राजारोहण की तिथि 78 ईस्वी, इसी उपलक्ष्य में कनिष्क शक संवत आरंभ करता है। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में बट गया था। कनिष्क के समय मथुरा कला और गांधार कला का जन्म हुआ था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क ने चीन एवं रोमन के बीच जो सिल्क रूट था, इनके तीनों भागों पर नियंत्रण किया था। कनिष्क के दरबार में जो विद्वान थे उनके बारे में देखिएगा। पार्श्व थे, वसुमित्र थे, अशोक घोष था, नागार्जुन और चरक, ये सब कनिष्क के दरबार में विद्वान थे। कनिष्क के उत्तराधिकारी आपका कौन कौन है, तो आपका देखिएगा वशिष्क 102 से लेकर 106 तक रहता है वशिष्क। इसके बाद आता है हुविस्क के बाद आता है आपका कौन, कनिष्क द्वितीय। उसके बाद आता है वासुदेव, ठीक है, वासुदेव। कनिष्क का अंतिम शासक कौन है, वासुदेव। ये इंपॉर्टेंट है, कहानी यहाँ खत्म होती है इन लोगों की। देखिए
वासिष्ठ के बारे में जानकारी क्या है कि यह कनिष्क का पुत्र था। राजतरंगिणी में इसे जुष्क कहा गया है, ये इसकी जानकारी बोल दिया। अहुविस्क के बारे में क्या है कि 106 से लेके 140 तक शासन करता है, 106 ईस्वी से लेके 140 ईस्वी तक शासन करता है। और यह हुस्कपुर, कश्मीर में हुस्कपुर नामक जो बारामूला क्षेत्र के पास पाया में स्थापना करता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु का उपासक था और चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के प्राप्त होते हैं इसके काल के, ठीक, और कुछ नहीं है। हाँ, कनिष्क द्वितीय जो था वो वासिष्ठ का पुत्र था, पहले वाले का पुत्र था। महाराज और राजाधिराज और देवपुत्र की उपाधि धारण करता है। हाँ, कुषाणों ने केवल स्वर्ण, चांदी और तांबे के कुषाणों ने केवल स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुषाणों ने केवल सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे, सिक्के नहीं, सिक्के, चांदी के नहीं। मौर्योत्तरकालीन आपके प्रशासन देखिएगा। शक शासक त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि धारण करते थे। शकों एवं कुषाणों ने राजत्व को देवत्व से जोड़ने पर बल दिया था। इसके अनुसार राजा को देवताओं का अवतार कहा जाने लगा। इसी कारण शक जो थे, शक शासक ने स्वयं को त्रातार एवं कुषाण शासक स्वयं को देवपुत्र कहते थे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ लाइन समझिएगा। शक शासकों ने स्वयं को त्रातार कहा था और कुषाण शासकों ने स्वयं को देवपुत्र कहने लगे थे। इसके समय प्रांतों में द्वैध शासन शुरुआत हुई थी। मौर्योत्तरोत्तर समय मौर्य काल का पूर्ण केंद्रीकरण अब विकेंद्रीकरण में बदलने गया था, क्योंकि क्षेत्रीय विभाजन हो गए थे। कुषाण राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्योत्तर काल को आर्थिक दृष्टि से प्राचीन भारत का स्वर्ण काल माना जा सकता है। शिल्प, वाणिज्य, अंतर्देशीय व्यापार और अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। वाणिज्य की उन्नति के कारण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय हुआ। रोम एवं चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। रेशमी मार्ग में खोज हुई, उस पर नियंत्रण किया था। आप देखें कनिष्क ने। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार का जुड़ाव हुआ था। शिल्पियों का विविधीकरण हुआ था, ठीक। मौर्योत्तर का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग हो गया था। लोहा एवं इस्पात उद्योग भी भारी वृद्धि हुई थी। आंध्र प्रदेश में करीमनगर में एवं नालकोंडा लोहा इस्पात के लिए प्रमुख केंद्र था। रोमवासी मुख्यतः मसालों का आयात करते थे। काली मिर्च को यमन प्रिया कहा गया था। भरोच के बंदरगाह से मिस्र एवं अरब को घोड़े एवं सुंदरियों लड़कियों लाई जा रही थी। बाप रे बाप, इतना बढ़िया शौक। मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह। सोपारा पश्चिमी तट पे, भड़ोच गुजरात, देवल सिंध में, नागपत्तनम तमिल तट, मसूलीपत्तनम और मुजरिस आदि ये आपका मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह थे। मौर्योत्तरकालीन सिक्के। सोने के सिक्के निष्क कहलाते थे। दिनार, सुवर्ण, पल और कासार्पण। चांदी के सिक्के शतमान और कासार्पण। तांबे के सिक्के कांकड़ी। सिक्के बनाने में सोना, चांदी, तांबा, सीसा का प्रचलन था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यमन ने चलाया था। भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। भारत में शीशे के सिक्के सर्वप्रथम सातवाहनों ने चलाए थे। मौर्योत्तरकालीन समाज देखिएगा। इस काल में समाज को प्रभावित करने वाला दो महत्वपूर्ण काम हुए थे। भारतीय समाज में बड़ी संख्या में जनजातियों को मिलाया गया। इस काल में विदेशियों का भी आत्मसातीकरण हुआ, ठीक। प्राचीन काल में विदेशियों का सर्वाधिक आत्मसातीकरण इसी काल में हो गया था, ठीक। मौर्योत्तर काल में जनजातियों एवं विदेशियों से मिलने से समाज में वर्ण संकरों की संख्या में वृद्धि हुई। इस काल में शूद्रों को सामाजिक स्थिति में सुधार आया था, ठीक। महिलाओं की दशा। महिलाओं को पुरुषों के अधीन कर दिया गया। विधवा विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। फिर क्षेत्रज नियोग प्रथा पर से उत्पन्न संतान, जारज आपका अनैतिक संबंधों से जन्मी संतान। अन्य तथ्य, कुषाणों ने केवल तांबे एवं सोने के सिक्के चलाए, चांदी के नहीं। कुषाणों ने की राजभाषा संस्कृति थी। मथुरा सात्क नामक कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। इस काल में अनुलोम उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री विवाह का अनुमति प्राप्त थी। धार्मिक स्थिति क्या है कि बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव कम हुआ। वैष्णव और शैव धर्म का मान्यता वृद्धि हो गई। बौद्ध धर्म के प्रभाव का प्रतिकूल कारक है आपका
मौर्यों के बाद बौद्ध धर्म को राजकीय प्रश्रय नहीं मिला। शुंग एवं कण्व ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध रहा और आपका बौद्ध धर्म का 2 शाखाएं में विभाजन हुआ। कनिष्क के समय अन्य संप्रदायों को राजकीय प्रश्रय मिलने लगा था। और देखिएगा क्या है, जल्दी देख लेते हैं, कहानी तो खत्म ही है, सब वन लाइनर है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 1-2 बार देखेंगे वीडियो सब याद रहेगा। अन्य संप्रदायों की राजकीय प्रश्रय मिलने लगा था और बौद्ध धर्म आडंबर पूर्ण हो गया था और बौद्ध विहार विलासता एवं संभोग के केंद्र बन गए थे। ये है आपका, अब ये आगे देख चुके हैं, पूरा मौर्योत्तर खत्म हुआ और आप देखेंगे कि गुप्तोत्तर मौर्योत्तर खत्म हो गया। और जो छूटा होगा पिछले का चैप्टर, एक मतलब चैप्टर PDF में छूट गया था तो उसको करा देंगे और कल देखेंगे हम लोग धार्मिक आंदोलन। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करवाएं, भूलें नहीं, वीडियो देखें सब्सक्राइब करवाएं, शेयर ज़रूर करें। मैं अच्छी कंटेंट अच्छा है, मेहनत अच्छी है तो लाइक करना बनता है। धन्यवाद, जय हिंद।